हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू जेड इज द सेट 0 लेसन एक्स लेसन इक्वल्स टू 12 गिवन बाई। अब इसमें दो पार्ट्स दे रखे हैं। पहले पार्ट में अगर है आर इक्वल्स टू ए कोमा बी सेट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, और सेकंड पार्ट में दे रखा है ए कोमा बी सेट ए इक्वल्स टू बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों के दोनों जो रिलेशंस होंगे वो इक्विवेलेंस होंगे। उसके साथ साथ हमें फाइंड करना है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। यानी इस केस में वन से रिलेटेड जितनी भी एलिमेंट्स हैं उनका सेट फाइंड करना है, इस केस में वन से रिलेटेड जितनी भी एलिमेंट्स हैं उनका केस फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले इसका फर्स्ट वाला पार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ए वाले जो सेट में एलिमेंट्स हमें जो मिलेंगे वो मिलेंगे 0, 1, 2, 3 और 12 तक। यानी x की जो वैल्यू हमें दे रखी है वो 0 से लेकर 12 तक दे रखी है। इसमें 0 से लेकर हमने 12 तक इसके सारे के सारे इंटीजर्स लिख लिए। अब बात कर लेते हैं हम फर्स्ट वाले पार्ट में। ये जो दे रखा है रिलेशन आर जो रिलेशन है हमारे पास वो है ए कोमा बी सेट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। यहाँ पर ए और बी जो होंगे वो दोनों के दोनों 4 के ए और बी जो दे रखे हैं वो इंटीजर्स हैं। सबसे पहली बात ये है कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। यानी हम कोई सा भी एक एलिमेंट इसमें से ले लें और उसी एलिमेंट का डिफरेंस फाइंड करें तो a माइनस ए हमें 0 मिलेगा, और 0 जो होता है वो 4 का मल्टीपल होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें से कोई सा भी, जैसे 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0 विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। इट इम्प्लाइज r इज रिफ्लेक्सिव। r जो होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा। अब बात कर लेते हैं हम सेकंड वाले पार्ट की। सेकंड वाले पार्ट में a कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड b comma a also belongs to R. It implies R is symmetric. अब सिमेट्रिक क्यों है, जरा इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। तो इसमें दे रखा है a माइनस बी इक्वल्स टू, इसको हमने 4 के माना क्योंकि ये a माइनस बी का जो डिफरेंस है उसका मॉडुलस वो 4 का मल्टीपल है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस, तो ये हो जाएगा b माइनस ए। इसका मॉडुलस हम निकालते हैं तब भी ये 4k के इक्वल हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला और ये वाला दोनों का जो ग्रुप बनना है, यानी a माइनस बी ये भी 4k है और माइनस इंटू बी माइनस ए ये भी 4k के इक्वल होगा। तो इस कंडीशन में ये आर को बिलोंग करेगा। और एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं इसमें। जैसे 1 और 5 ले लेते हैं, बिलोंग्स टू आर। 1, 5 आर को बिलोंग करेगा। कैसे बिलोंग करेगा, 1 माइनस 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 4, ये 4 का मल्टीपल आ रहा है। अगर हम 5 माइनस 1 करते हैं तो ये भी हमें 4 मिल रहा है जो 4 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये हुआ कि 5, 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो इस तरह से आर जो होगा वो सिमेट्रिक हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी ट्रांजिटिविटी की। ट्रांजिटिव में होता क्या है, हम 3 एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं। लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। इट इम्प्लाइज ए कोमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अब इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है तो a माइनस बी ये 4 की हो जाएगी, यानी ये 4 का मल्टीपल है। इसके अलावा b माइनस सी अगर इसे लेते हैं, जैसे b कोमा सी दे रखा है, ये भी 4m ले लेते हैं, ये भी 4 का मल्टीपल है। तो करते क्या है, अब हमें फाइंड करना है a माइनस सी। a माइनस सी ये दे रखा है तो इसको हम ले सकते हैं a माइनस बी प्लस b माइनस सी।
तो यहाँ हम देखते हैं कि ये 4 का मल्टीपल है, इधर ये भी 4 का मल्टीपल है, और 4 के मल्टीपल्स का जो सम होता है वो भी 4 का ही मल्टीपल आता है। 4L ले सकते हैं इसको, ये 4 का मल्टीपल है, इधर ये भी 4 का मल्टीपल है, तो दोनों का जो सम होगा उसका मॉडुलस भी 4 का मल्टीपल होगा। तो इस तरह से ये जो होगा ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। इट इम्प्लाइज R इज ट्रांजिटिव। अब इसके बाद हमारे पास एक और है पार्ट, पहले इसको एक बात और समझ लेते हैं कि R इज़ रिफ्लेक्सिव, R इज़ सिमेट्रिक, R इज़ ट्रांजिटिव। इट इम्प्लाइज R इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी जब तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो उस कंडीशन में ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। अब बात कर लेते हैं आगे वाले पार्ट की, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। तो यहाँ पे होता क्या है, 1 से रिलेटेड जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे उन सब का हमें सेट बनाना है, और रिलेशन हमें दे के रखा है कि मॉडुलस ऑफ A माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 के साथ में और कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका डिफरेंस निकालते हैं और उनका मॉडुलस लेते हैं, वो 4 के मल्टीपल्स आते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1,5, 1,5 जैसे 1 - 5 -4, ये 4 का मल्टीपल आ रहा है हमारे पास। इसके अलावा 1,9 यानी 1 - 9 -8, 8 आ रहा है, ये भी हमारा 4 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 159 ये जो हमारे पास सेट मिलेगा वो एक ऐसा सेट होगा, इसके किसी भी एलिमेंट्स का अगर हम डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं 1 के साथ में तो हमें 4 का मल्टीपल मिलेगा। यानी सेट जो बनेगा हमारे पास वो बनेगा 1, 5 और 9। अब बात कर लेते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट की। हमने जो सेट बनाया था इसमें 1, 2, 3, 4, 12 तक के एलिमेंट्स थे इसमें, और इस बार जो रिलेशन दे रखा है हमारे पास वो है A, B। इस सेट A = B, यानी A की वैल्यू B के इक्वल है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि A = A का मतलब होता है A, बिलोंग्स टू R। कोई भी नंबर खुद के इक्वल होगा तो मैं समझता हूँ इसमें ये A, R को बिलोंग करेगा। इट इम्प्लाइज R इज रिफ्लेक्सिव। अब बात कर लेते हैं हम इसके सिमेट्रिक वाले पार्ट की। तो सिमेट्रिक वाले पार्ट में इफ़ A, B बिलोंग्स टू R, इट इम्प्लाइज B, A ऑल्सो बिलोंग्स टू R। इसका मतलब ये है अगर A = B है तो इसका मतलब ये भी है कि B = A होगा। तो इस तरह से R जो होगा वो सिमेट्रिक हो जाएगा। इट इम्प्लाइज R इज सिमेट्रिक, R जो हो जाएगा सिमेट्रिक हो जाएगा। बात कर लेते हैं इसके ट्रांजिटिव वाले पार्ट की। इफ़ A = B एंड B = C, इट इम्प्लाइज A = C। अगर A की वैल्यू B के इक्वल है, B की वैल्यू C के इक्वल है तो उस कंडीशन में A की वैल्यू C के इक्वल होगी। इसका मतलब एक और है A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R। इट इम्प्लाइज A, C ऑल्सो बिलोंग्स टू R। इट इम्प्लाइज R इज ट्रांजिटिव। यानी जो रिलेशन होगा वो ट्रांजिटिव होगा। अब इसके बाद में क्योंकि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो रिलेशन दे रखा है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब बात कर लेते हैं इसके लास्ट वाले पार्ट की। लास्ट वाले पार्ट में ये कह रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, यानी हर केस में 1 से रिलेटेड जो भी एलिमेंट्स हैं उनका सेट बनाना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रिलेशन जो दे रखा है हमारे पास वो दे रखा है A = B, यानी A की वैल्यू B के इक्वल होगी। तो यहाँ पर एक ही एलिमेंट 1 से रिलेटेड खुद 1 होगा, क्योंकि 1 की वैल्यू 1 की इक्वल है। 1 की वैल्यू कभी भी 2 के इक्वल नहीं होगी, 1 की वैल्यू अदर किसी एलिमेंट की इक्वल नहीं होगी। तो यहाँ पर सिर्फ हम एक ही एलिमेंट कंसीडर करेंगे 1। तो यहाँ पर जो सेट बनेगा 1 से रिलेटेड उसका बनेगा 1।
बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। ये जो सेट दे रखा है ये हमारे पास किसी प्लेन में पॉइंट्स का एक सेट है। रिलेशन दे रखा है उन पॉइंट्स के बीच में P, Q इज अ सेट OP इक्वल्स टू OQ। अब यहाँ पर OP इक्वल्स टू OQ का मतलब क्या है? P पॉइंट की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो Q पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से उसके इक्वल है। यानी ओरिजिन को अगर हम यहाँ पर लेते हैं, ये क्वाड्रेंट है हमारा, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से जितनी डिस्टेंस P की है उतनी डिस्टेंस Q की, यानी दो पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। ये इसमें रिलेशन दे रखा है। सबसे पहली बात हम बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। सिंस OP इक्वल्स टू OP, यानी OP की वैल्यू OP की इक्वल हो गई, इट इम्प्लाइज OP, OP बिलोंग्स टू R, यानी किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस खुद की डिस्टेंस की इक्वल होती है ओरिजिन से। तो उस कंडीशन में OP की वैल्यू OP की इक्वल होगी, इट इम्प्लाइज R इज रिफ्लेक्सिव। दूसरा सिमेट्रिसिटी की बात कर लेते हैं। इफ OP इक्वल्स टू OQ, अगर OP की वैल्यू OQ इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि OQ की जो वैल्यू होगी वो OP की इक्वल होगी। अगर OP OQ की इक्वल है तो OQ भी तो OP की इक्वल होगा। इट इम्प्लाइज OP, OQ बिलोंग्स टू R। यहाँ पर लिखेंगे इफ OP, OQ बिलोंग्स टू R, इट इम्प्लाइज OQ, OP also belongs to R. It implies R is symmetric. बात कर लेते हैं हम तीसरे पॉइंट को लेकर ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव में होता है कि हम कोई सा भी थर्ड पॉइंट एक और ले लेते हैं। सपोज करो हमने यहाँ पर S ले लिया पॉइंट, यहाँ से इसको मिलाते हैं तो if OP इक्वल्स टू OQ एंड OQ इक्वल्स टू OS, इट इम्प्लाइज OP इक्वल्स टू OS। इसका मतलब क्या है? अगर OP OQ को इक्वल है, OQ OS की इक्वल है, तो इसका मतलब OP और OS भी आपस में इक्वल होंगे। इसको लिख लेते हैं रिलेशन की फॉर्म में। इफ OP, OQ बिलोंग्स टू R एंड OQ, OS belongs to R, it implies OP, OS also belongs to R. It implies R is transitive. R जो होगा वो ट्रांजिटिव होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। इसका मतलब जो रिलेशन होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आगे वो कह रहा है कि अगर P ओरिजिन पर ना हो तो जितने भी पॉइंट्स हम इस रिलेशन में ले रहे हैं तो उन पॉइंट से होकर एक सर्कल पास होगा। हमें मालूम है हम और भी पॉइंट्स ले सकते हैं, T ले सकते हैं, U ले सकते हैं, यहाँ पे V ले सकते हैं, X ले सकते हैं, Y ले सकते हैं। तो जितने भी पॉइंट्स हैं सबके सब यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पर हैं और हमें मालूम जितनी पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं वो एक तरह से रेडियाई होते हैं सर्कल की। तो O को हम सेंटर मानकर यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जहाँ पर ये जितने भी पॉइंट्स हैं सबके सब इस ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंसेस पर होंगे जो कि रेडियस का काम करेंगे जितनी भी डिस्टेंस हैं इसमें। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में एक सेट दे रखा है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, और R जो रिलेशन दे रखा है T1, T2 इस सेट T1 सिमिलर टू T2, यानी दो ट्रायंगल्स को सिंबलिक फॉर्म में उसने ले रखा है T1 और T2 को, और बता रखा है कि T1 और T2 जो होंगे वो सिमिलर होंगे। सबसे पहली बात रिफ्लेक्सिव की। सिंस T1 सिमिलर T2 यानी T1 सिमिलर T1, कोई भी ट्रायंगल हो खुद के सिमिलर होता है, तो T1 सिमिलर T1, इट इम्प्लाइज T1, T1 बिलोंग्स टू R। सिंस T1 सिमिलर T2, इट इम्प्लाइज T2 सिमिलर T1। अगर T1 T2 के सिमिलर है तो इसका मतलब ये भी तो है कि T2 T1 के सिमिलर होगा। इट इम्प्लाइज T1, T2 belongs to R. If T1, T2 belongs to R, it implies T2, T1 also belongs to R. It implies
R is symmetric. R is reflexive. बात कर लेते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट की। तो थर्ड वाले पार्ट में if T1 similar T2 and T2 similar T3, it implies T1 similar T3, यानी T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, तो इसका मतलब ये होगा T1 T3 के सिमिलर होगा। अब इसको रिलेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। इफ T1, T2 belongs to R and T2, T3 belongs to R, it implies T1, T3 also belongs to R. It implies R is ट्रांजिटिव। अब हमें मालूम है कि जो रिलेशन दे रखा है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो इसका मतलब ये जो रिलेशन होगा ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन उसने और दे रखी है। वो कंडीशन क्या है? अगर T1 ट्रायंगल की जो साइड्स हैं 3, 4, 5 हैं, T2 ट्रायंगल की जो साइड्स हैं 5, 12, 13 हैं, और ये जो T3 ट्रायंगल है इसकी जो साइड्स हैं वो 6, 8 और 10 हैं, तो बताइए इनमें से कौन सा वाला जो ट्रायंगल होगा वो दोनों ट्रायंगल्स, तीनों ट्रायंगल्स में कौन से वाले ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा सिमिलरिटी वाला चैप्टर, उसमें ये बता रहा था कि अगर दो ट्रायंगल्स की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो सेम प्रोपोर्शन में आ रहा है तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो दो ट्रायंगल्स हैं ऐसे हैं, इनकी साइड्स का करस्पॉन्डिंग साइड्स का हम रेशियो निकालते हैं तो सबका जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 1/2, यानी इसका 1/2, इसका 1/2, इसका 1/2, तो इसका मतलब ये हुआ हियर T1 सिमिलर T3, यानी T1 जो होगा वो T3 के सिमिलर होगा। आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में एक सेट दे रखा है, सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स, जितनी पॉलीगॉन्स होते हैं उन सबका सेट है ये, और उनमें से कुछ पॉलीगॉन्स उसने सबसेट बनाया, उनमें रिलेशन दे रखा है P1, P2 इस सबसेट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, यानी P1 और P2 जो दो पॉलीगॉन्स हैं उसमें जो नंबर ऑफ साइड्स है वो इक्वल है। इसके अलावा इसका सेकंड पार्ट एक और दे रखा है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल T विथ साइड्स 3, 4, 5। एक हमें राइट ट्रायंगल दे रखा है जिसकी साइड 3, 4, 5 हैं, तो उससे रिलेटेड हमें एक सेट बनाना है एलिमेंट्स का, तो वो सेट में क्या एलिमेंट्स होंगे वो बताना है हमें। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के बारे में बात कर लेते हैं। सॉरी, वी हैव P1, P1 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है? किसी भी पॉलीगॉन में अपने खुद के बराबर नंबर ऑफ साइड्स होंगी, कोई सा भी पॉलीगॉन हो, यानी P1 में जितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी उतनी ही नंबर ऑफ साइड्स P1 में होंगी, यानी दोनों का मतलब एक ही है। हम एक ही पॉलीगॉन के बारे में बात कर रहे हैं। इट इम्प्लाइज R इज रिफ्लेक्सिव। बात कर लेते हैं सिमेट्रिक की। इफ P1, P2 बिलोंग्स टू R, इट इम्प्लाइज P2, P1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, यानी जितनी साइड्स P1 में है उतनी साइड्स P2 में है। इसका मतलब ये भी है कि जितनी साइड्स P2 में है उतनी ही साइड्स P1 में होंगी, यानी P1, P2 अगर R को बिलोंग कर रहा है तो P2, P1 भी R को बिलोंग करेगा। इट इम्प्लाइज R इज सिमेट्रिक। बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव की, सॉरी ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव में हम 3 पॉलीगॉन्स लेते हैं इसमें। तो पहला पॉलीगॉन हमारा P1 और P2 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, पहले पॉलीगॉन्स का, बिलोंग्स टू R। इफ P1 और P2 R को बिलोंग करते हैं एंड P2, P3 बिलोंग्स टू R, इट इम्प्लाइज P1, P3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। P1 और P2 में नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हैं,
इधर P2 और P3 में भी नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि P1 और P3 में भी नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होंगे, यानी R इज ट्रांजिटिव। और हमें मालूम है जब R जो रिफ्लेक्सिव है, R सिमेट्रिक है, R ट्रांजिटिव है, तो जो R होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। बात कर लेते हैं इसकी। व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल T विद साइड्स 3, 4, 5। देखिए इसमें जो हमारे पास पॉलीगॉन दे रखा है वो है राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इसका हमें सेट बनाना है, उस सेट में जो पॉलीगॉन्स होंगे वो ट्रायंगल्स होंगे, क्योंकि ये जो राइट ट्रायंगल दे रखा है इसमें 3 साइड्स हैं, तो इसके लिए जो रिलेटेड सेट बनेगा वो बनेगा ट्रायंगल्स का सेट। तो इसमें लिखेंगे ये वाला जो सेट होगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास जो सेट दे रखा है वो सेट है, क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास जो सेट दे रखा है वो है L, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन। कोई XY प्लेन है, उसमें जितनी भी लाइंस हैं उन सब का सेट है। रिलेशन उनमें से लाइंस का दे रखा है L1, L2 इज अ सेट L1 इज पैरेलल टू L2, यानी L1 L2 के पैरेलल होगी, यानी एक तरह से ये जो रिलेशन है पैरेलल लाइंस का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, तो L1, L1 बिलोंग्स टू R। रीज़न क्या है? रीज़न है कि कोई भी लाइन खुद के पैरेलल होती है, L1 L1 के पैरेलल होगी। इट इम्प्लाइज R इज रिफ्लेक्सिव। इसके बाद L1, L2 belongs to R. It implies L2, L1 also belongs to R. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि L1 L2 के पैरेलल है, तो इसका मतलब L2 भी L1 के पैरेलल है। If L1 parallel L2, it implies L2 also parallel to L1. So R is symmetric. बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव की। If L1 parallel L2, L1, L2 belongs to R and L2, L3 belongs to R, it implies L1, L3 also belongs to R. इसका मतलब ये है कि L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 L3 के पैरेलल होगी। सिंस L1 parallel L2 and L2 parallel L3, it implies L1 parallel L3. It also implies R is ट्रांजिटिव। R जो होगा वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है, तो इसका मतलब जो R होगा वो इक्विवेलेंस हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट की। सेकंड वाले पार्ट में ये करेगा फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y = 2x + 4। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि y = 2x + 4 का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह से ऊपर जाएगा। यहाँ से ये जो डिस्टेंस है इसकी ये 4 है, इससे मालूम पड़ जाता है हमें। तो यहाँ पर जब ये वाला जो पॉइंट है और इसकी जो स्लोप होगी वो थीटा डिसाइड करेगा, tan थीटा हो जाएगा स्लोप जो है इसका। अब हमें मालूम है कि y = 2x + 4 के पैरेलल हमें लाइंस का एक सेट बनाना है। तो हमें मालूम है जितनी भी पैरेलल लाइंस होती हैं उन सबकी जो स्लोप्स होती है वो हमेशा इक्वल होती है। तो यहाँ पर जितनी भी पैरेलल लाइंस होंगी, हम इसके पैरेलल जितनी भी लाइंस लेंगे उन सब की स्लोप इक्वल होगी, यानी इसमें जो स्लोप दे रखा है वो 2 है, तो m की वैल्यू 2 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो फॉर्मूला है वो है y = mx + c का, जहाँ पर c जो होगा वो y एक्सिस पर इंटरसेप्ट होता है। तो यहाँ हम देखते हैं पहले 4 यहाँ तक था, अगर इस लाइन की बात करेंगे तो ये लाइन के पैरेलल है, तो ये इंटरसेप्ट यहाँ पर हो जाएगा।
एक इस लाइन के बारे में बात करें तो इसका इंटरसेप्ट यहाँ हो जाएगा, इसका इंटरसेप्ट यहाँ पर है, इसका इंटरसेप्ट यहाँ पर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इनके इंटरसेप्ट्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन पैरेलल लाइन उनकी वजह से इनकी जो स्लोप होगी वो इक्वल होगी। तो हम m की वैल्यू तो सेम रखेंगे, लेकिन c की वैल्यू इसमें डिफरेंट होती जाएगी। इस वजह से अब इसमें लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन। तो y इक्वल्स टू 2x प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी ये जो पैरेलल लाइंस को इंडिकेट करेगी, जो इसके पैरेलल हैं सारी की सारी, और ये कोई सी भी लाइन इसमें से हो सकती है, किसके बेसिस पर? इंटरसेप्ट के बेसिस पर। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास एक सेट दे रखा है 1 2 3 4। तो 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, और 3, 2, ये सब इसमें एलिमेंट्स हैं इसके पेयर वाइज। अब हम देखते हैं कि 1 1, इसके बाद 3 3, और इसके बाद 2 2, और इधर 4 4। ये पेयर वाइज जो एलिमेंट्स हैं जो सेम वाले होते हैं, इसको हम रिफ्लेक्सिव वाले उसमें कंडीशन में देखते हैं। तो 1 1, 2 2, 3 3, 4 4 इसमें प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा, यानी R इज रिफ्लेक्सिव। इसके बाद अब 1, 2 देखते हैं। 1, 2 है तो इसमें 2, 1 नहीं दे रखा है इसमें। सिंस 1, 2 बिलोंग्स टू R बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग टू R, इट इम्प्लाइज R इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये जो रिलेशन दे रखा है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में जैसे कि 1, 2 है तो ये 2 पे एंड हो रहा है, तो हम इसको देखते हैं तो ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1, 2 भी इसमें शामिल है, जो कि ये रहा। अब 1, 2 के साथ में और कोई है ही नहीं, छोड़ देते हैं इसे। अब 2, 2 के साथ में देखते हैं तो 2, 2 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं, इसे भी छोड़ देंगे। 1, 1 है, अब इसके साथ में 1, 3 लेते हैं, ये वाला जो है, तो 1, 3 भी इसमें शामिल है। अब इसके बाद में 3, 2 है, 3, 2 है ये वाला, और इसके साथ में अगर इसे लेते हैं तो 2 पे एंड हो रहा है, इधर 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये बनेगा 3, 2 जो कि ये वाला हो जाएगा। इसका मतलब इसके सारे पेयर्स दे रखे हैं, तो इट इम्प्लाइज R इस, या इसमें लिखना चाहें हम लिख लेंगे A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R। इट इम्प्लाइज A, C ऑल्सो बिलोंग्स टू R। इट इम्प्लाइज R इज ट्रांजिटिव। तो ये जो रिलेशन हमें दे रखा है वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में एक सेट दे रखा है हमारे पास नेचुरल नंबर्स का। इसमें रिलेशन हमें दे रखा है A, B सेट A इक्वल्स टू B-2, जहाँ पर B ग्रेटर देन 6 होगा। तो यहाँ पर हमें जो पेयर लेना है वो A, B की फॉर्म का है। तो ये वाला जो एलिमेंट होगा वो 6 से ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ पेयर वाइज में हम देख लेते हैं, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ये जो नंबर है वो 6 से ग्रेटर होना चाहिए। ऑप्शन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि B की वैल्यू इन सब में 6 से ग्रेटर आ रही है। अब तीनों में से एक ऑप्शन लेना है हमें। अब हम क्या करते हैं, B की वैल्यू इसमें 8 पुट करते हैं, ये वाली। अगर 8 पुट करने से हमें A की वैल्यू 3 मिल जाती है तो ये ऑप्शन होगा। 8 पुट करने से 6 मिलती है तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगर 7 पुट करने से हमें 8 मिलता है A की वैल्यू, तो फिर D वाला ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले हम ये वाला ऑप्शन ट्राई करते हैं। A की वैल्यू 8 - 2 करते हैं तो हमें 6 मिलता है, यानी A की वैल्यू 6 मिल रही है। तो हमारा कोऑर्डिनेट बनता है 6, 8। तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, और 6, 8 कोऑर्डिनेट बनना है, जो कि हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है। तो ये वाला हमारा आंसर करेक्ट होगा। मैं समझता हूँ आज के वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे समझ में आगे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।